मैं तो देखते हुए कहने लगी, हसन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे कहा कि ये तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर से मना किया है, फिर भी तुम ऊपर आ गई हो। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है? वो अपने होंठ दांतों से काटते हुए कुछ परेशान सी नजर आने लगी और फिर मेरा करीब आकर कहने लगी, बस उसे अम्मा का ख्याल सता रहा था। मैंने एक नजर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले पर डाली और उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? वो कहने लगी, अम्मा तो कमरे के अंदर है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और हैरत से पूछा, फिर तुम बाहर से ताला क्यों लगा रही हो? वो कहने लगी, अम्मा की हालत ठीक नहीं है, बिला जरूरत कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मुझे डर लगता है कि कहीं सीढ़ियों पर गिर न जाए, बस इसीलिए ताला लगा देती हूँ। उसने बड़ी ही अजीब सी बात कही थी, जिसका न कोई सर था न पैर, लेकिन उसके आगे मैं एक दफा फिर खामोश हो गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आइंदा सीढ़ियां चढ़ते वक्त एहतियात करेगी और फिर ऐसा ही हुआ। कई दफा मैंने मिशी से पूछा कि वो दिन में ऊपर तो नहीं जाती। मिशी कहती कि नहीं, अब भाभी पहले जितना ऊपर नहीं जाती। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती। फरियाल मिशी की सिर्फ भाभी नहीं थी, बल्कि पक्की सहेली भी थी और मुझे मालूम था कि मिशी उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती होगी, इसीलिए मैं खुद थोड़ा सा बेफिक्र हो गया था। लेकिन फिर एक दिन हमारी फूफू घर आई तो बड़ी अजीब सी बात है। उन्हें फरियाल की अम्मा का पता चला तो उन्होंने फरियाल की अम्मा से बदले की बात की। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब फरियाल ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी उसकी अम्मा की हालत ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिल सकती। ये सुनकर फूफो को बुरा लग गया। वो कहने लगी, मैं उनकी आयादत के लिए ही तो जाना चाहती हूँ, मैंने कौन से जाकर उन्हें परेशान करना है। लेकिन फरियाल अपनी बात से पीछे न हटी और कहने लगी कि वो अपनी अम्मा के पास किसी को नहीं जाने दे सकती, उसकी अम्मा की हालत देखने के काबिल नहीं है। ये बात सुनकर फूफो कुछ खटक गई और कहने लगे, आखिर तुम्हारी अम्मा को ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम उन्हें यूं साथ पर्दों में छुपा रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी बुरे खानदान से है, इसीलिए तो अपनी माँ का चेहरा दिखाने से भी डरती हो। पता नहीं तुमने मेरे बच्चे को क्या घोल कर पिलाया जो उसने आंखें बंद करके तुमसे शादी कर ली है और अब तुम्हारी माँ भी इसी घर में आकर बस गई है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही चालाक हो, पर मेरे बच्चों से ये घर छीनना चाहते हो। फूफो की बात सुनकर फरियाल रोने लगे और रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ बहुत नेक है, अब ऐसी बातें ना करें। फरियाल को रोता देखकर मैं घबरा गया कि कहीं उसकी तबीयत फिर खराब ना हो जाए। मैंने फूफो से जरा सख्ती से कहा कि अगर वो नहीं मिलवाना चाहती तो आप क्यों जिद कर रही हैं? ये सुनना था कि फूफो गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तू तो अपनी खूबसूरत बीवी का गुलाम हो गया है, आंखों देखा सच तुझे नजर नहीं आ रहा। यकीनन कोई ना कोई बात है जो ये अपनी माँ के नाम पर ऊपर छत पर कुछ छुपा रही है। अगर उसकी माँ इतनी ही पर्देदार है तो मैं भी तो औरत, मुझसे मिलने में क्या मसला है? फूफो की बातें काफी हद तक ठीक थी, लेकिन मैं फरियाल की मोहब्बत में इस कदर दीवाना था कि उसके आंसू देख के मेरा दिल डूबने लगा था। मैंने फूफो से कहा, क्या मुझसे मिलने आई है ना तो फिर फरियाल की माँ से मिलने की जिद ना करे। लेकिन फूफो ने मेरी एक ना सुनी और नाराज होकर चले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन फिर फरियाल की तबीयत देखकर खामोश रहा। सोच तो मैं भी रहा था कि आखिर वो क्यों अपनी माँ को किसी से भी मिलवाना नहीं चाहती, लेकिन ये सवाल मैं अपनी जुबान पर नहीं ला सका था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, बाहर सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जिससे मैं मुतमईन नहीं था। मैं जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता तो मेरी बीवी मुझे सख्ती से रोक दिया करती। वो खुद ऊपर से नीचे आती तो उसके हाथ में चाबी नजर आती, जिसका यही मतलब था कि वो ताला लगा कर आती। ये बातें मुझे तंग करने लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ न कहता। और फिर एक रात कमरे का दरवाजा जोर से बजा। मैंने जैसे ही खोला तो मिशी खड़ी थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं घबरा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो रोते हुए कहने लगी कि भाभी की अम्मा मर गई हैं। ये सुनना था कि मेरी जान निकल गई। मैं फौरन चाबियां उठाई सीढ़ियों की तरफ भाग। मेरी बीवी मुझे पीछे से आवाजें दे रही थी, मुझे रोकना चाहती थी। उसने मिशी की बात नहीं सुनी थी, लेकिन मैं ना रुका क्योंकि मैं चाहता था कि ऊपर जाकर पहले तस्दीक कर लूं। मेरी बीवी की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे सीधे उसकी माँ की मौत की खबर सुना देता। मैंने जैसे ही ऊपर जाकर ताला खोला और अंदर कदम रखा तो मेरे कदमों तरह से जमीन निकल गई। बिस्तर पर पड़ा बेजान वजूद देखकर मैं पल के झपकना भूल गया था। मेरा कदम जैसे जमीन पर जम गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक कदम का फासला तय किया था और उस वजूद तक पहुंचा था जो अब बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ा था। मेरी बीवी मेरे पीछे ऊपर चली आई थी और मिशी भी उसके साथ ही थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने एक नजर फरियाल पर डाली और बड़ी मुश्किल से उससे पूछा, ये तुम्हारी कौन है? फरियाल ने मेरी बात को कोई जवाब न दिया और उस औरत का हाथ पकड़कर वो बुरी तरह रोने लगी थी। मिशी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैंने मिशी को बाजू से पकड़ा और उससे पूछा, क्या तुम जानती थी कि यहाँ कौन रहता है? क्या तुमने फरियाल की माँ को देखा था? तुम ये बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? बताओ, ये औरत मेरे घर में कैसे दाखिल हुई? तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया।
मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने तेज के आलम में कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर दी थी। न जाने ये गम था या फिर गुस्सा, जो भी था मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। अगर मेरी बीवी उम्मीद से ना होती तो शायद मैं उसकी जान ले लेता। उसने मेरे साथ मोहब्बत के नाम पर सिवाय धोखे के और कुछ नहीं किया था। मेरा यह हाल देखकर फरियाद मेरे करीब आई। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अब ये औरत इस दुनिया से चली गई है, अब माजी को भूल जाए, इसे माफ कर दें, इसकी तदफीन के लिए कुछ करें। मैंने इनकार में सर हिलाया और फरियाद से कहा कि मैं इस औरत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ 7 साल का था जब ये औरत मुझे और मेरी बहन को छोड़ के चली गई थी। ये भाग गई थी इस घर से। मेरा और उसका ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम अपनी माँ के नाम पर इस औरत को मेरे घर में लाओगी तो मैं तुम्हें भी उसी दिन हाथ पकड़कर इस घर से निकाल देता। फरियाद रोते हुए कहने लगी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा था। मैं अपनी माँ को ही इस घर में लाई थी क्योंकि यही औरत मेरी माँ है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर ये औरत तुम्हारी माँ है तो इस रिश्ते से फिर तुम मेरी बहन हुई। मेरी बात सुनकर फरियाद ने इनकार में सर हिला दिया। वो कहने लगी, नहीं, ये औरत मेरी सगी माँ नहीं थी। जब तुम्हारे बाप ने उसे रात के अंधेरे में तलाक देकर धक्के मार के घर से निकाला था ना, तब ये हमारे घर चली आई थी क्योंकि मेरे अब्बा तुम्हारी अम्मा के दूर के रिश्तेदार थे। उन्होंने तुम्हारी माँ को पनाह दी और खुद उनसे निकाह कर, क्योंकि मेरी माँ मेरी पैदाइश पर मर गई थी और मुझे माँ की जरूरत थी। तुम्हारी माँ एक बहुत नेक औरत थी जिसने सारी जिंदगी मुझे बेटी की तरह पाला है, लेकिन वो हर वक्त आप दोनों को याद करती थी। जब वो बीमार हुई तो आप दोनों की याद में तड़पने लगी और हर वक्त उन्हें आप दोनों की फिक्र सताती। इसीलिए मैंने जानबूझकर मिशी से दोस्ती की और आपकी खैर खबर अम्मा तक पहुंचाती रही। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप कभी मुझसे शादी की बात करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने मुझे प्रपोज किया मैं घबरा गई। मुझे डर हुआ कि अब मेरा राज खुल जाएगा और फिर मैंने बिना सोचे समझे एक बहाना बनाकर इनकार कर दिया। लेकिन जब आपने बार बार इसरार किया तो मैंने ये बात अम्मा को बताई। अम्मा ने ही मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं खामोशी से आपके साथ निकाह करके आपकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। इस तरह अम्मा को खुशी होगी। अम्मा की खातिर मैंने आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और खामोशी से इस घर में चली आई। मेरे अब्बा को भी इस बात का इल्म था कि मैंने आपसे शादी की है, मगर वो अम्मा की खातिर राजी हो गए। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी शादी के 2 महीने बाद ही अब्बा का इंतकाल हो गया और अम्मा बिल्कुल तनहा रह गई। इसलिए मजबूरन मुझे अम्मा को यहाँ लाना पड़ा। लेकिन मैंने झूठ का सहारा लिया और अम्मा को छत के कमरे में छुपा दिया ताकि आपको ये ना पता चल सके कि मेरी और आपकी माँ एक ही औरत। आपकी माँ ने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन एक माँ से बढ़कर मुझे पाला। अगर आपको किसी ने आपकी माँ से बदगुमान किया है और जुदा किया है तो वह आपकी फूफो है। आपकी फूफो को आपकी माँ से हसद था। वो जलती थी इस बात से कि आपके अब्बा अम्मा का इस कदर ख्याल क्यों रखते। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर बदगुमानियों और नफरत के ऐसे बीज बोए कि आधी रात के अंधेरे में आपके वालिद ने शक में आकर अम्मा को न सिर्फ तलाक दी बल्कि रात के अंधेरे में घर से ही निकाल दिया। और सारी जिंदगी आप लोग और खानदान वाले यही समझते रहे कि अम्मा रात के अंधेरे में घर से भागी, जबकि अम्मा तो कई दफा आप लोगों से मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन हमेशा आप लोग मिलने से इनकार करते थे। जब मैं अम्मा को यहाँ लाई थी ना तो अम्मा को यकीन था अगर आपको पता चल गया कि अम्मा कौन है तो आप एक लम्हे के लिए भी उन्हें इस घर में नहीं रुकने देंगे। इसीलिए अम्मा के ही कहने पर मैं बाहर से ताला लगा देती थी ताकि आप कभी मेरी गैर मौजूदगी में अचानक ही अम्मा के पास ना चले जाए। लेकिन आज अम्मा इस दुनिया से चले गई। मुझे उनके बेघर होने का खौफ नहीं रहा, इसीलिए सारी हकीकत खुलकर आज आपको बता रही हूँ। आपकी अम्मा बद किरदार नहीं थी। वो किसी आशिक के साथ नहीं भागी थी बल्कि उन्हें घर से निकाला गया था। ये बात मैं मिशी को बहुत पहले ही बता चुकी थी। जब मैं अम्मा को इस घर में लाई तब मिशी ने गले लगाकर अम्मा को अपना लिया था। बस हम इतनी हिम्मत न जड़ा पाए कि आपको सारा सच बता पाते। दिन की रोशनी में मैं अम्मा का ख्याल रखती और रात में मिशी उनके पास रहा करती थी। हम दोनों ने मिलकर उनकी बहुत खिदमत की है। आज वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते भी उनकी जुबान पर आप ही का नाम था। सारी जिंदगी तो आप बेटे होने का हक अदा न कर सके और लोगों की बातों में आकर आप अपनी ही माँ से नफरत करते रहे। लेकिन अब जब वो चली गई हैं तो आप बेटे होने का हक तो अदा करें और उनकी तदवीन का सिलसिला करें ताकि उन्हें कब्र की मिट्टी नसीब हो सके। मेरी बीवी ने अपनी बात मुकम्मल करके अपने आंसू पोंछ लिए थे, जबकि मिशी अम्मा के सरहाने अभी भी बैठे धीरे धीरे रो रही थी और मैं अपनी जगह सख्ते के आलम में खड़ा था। जो सारी जिंदगी सुना था क्या वो झूठ था? जो फरियाद कह रही थी अगर वो सच था तो मैंने वाकई में बड़ा खसारा उठाया था। कई दफा माँ मुझसे मिलने के लिए मेरे स्कूल के बाहर भी आई थी पर मैंने हर दफा उन्हें धुतकार दिया था। काश एक दफा मैं उनकी बात ही सुन लेता तो ये सच मुझे उनकी जुबानी मेरी फूफो मेरी माँ की नफरत में अपनी अंधी कैसे हो सकती थी।
کہ انہوں نے ہم دونوں بچوں کو ہماری ماں سے جدا کر کے ہم سے ہمارا بچپن، ہماری زندگی چھین لی۔ وہ ساری رات میں نے اپنی ماں کے لیے بیٹھ کر روتے ہوئے گزارے تھے۔ میں نے انہیں بہت دفعہ برا بھلا کہا تھا، ان کے آخری اوقات میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بہن اور میری بیوی میرے خوف سے مجھے سچ نہیں بتا پائی تھی، یہی میری سب سے بڑی ہار تھی۔ تو پھر اگلی صبح میں نے اپنی ماں کی تدفین کر دی۔ فریال میرا بہت بڑا سہارا بنی تھی، اس نے مجھے اس زخم سے نکالا تھا، مگر آج بھی میرے اندر ایک زخم سا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی یہ زخم برسنے والا ہے۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کی قدر کرے، غلط فہمیوں اور لوگوں کے دھوکوں میں آ کر اپنی ماں سے کوئی رشتہ ختم نہ کرے، کیونکہ ماں کیا ہوتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہو۔